तो पिछले क्लास में हम लोग संयोजन अपक्रिया पढ़े थे, ठीक है। तो आज उसके आगे शुरू करते हैं। नाम है वियोजन अपक्रिया। क्या नाम है? ठीक है। वियोजन अपक्रिया का मतलब क्या होता है? देखिए, वियोजन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? ऐसी अपक्रिया, ठीक है, जिसमें एक पदार्थ टूटकर, ऐसी अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर, ठीक है, दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाता है, ठीक है। ऐसी अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाता है तो उसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गया? यानी एक पदार्थ होगा और टूटकर वो कई सारे पदार्थ बनाएगा। जैसे आप अगर थ्योरेटिकल एग्जांपल की बात करें, दूध को ले लीजिए, तो अगर दूध से दही बनेगा, ठीक है, तो दही से आप मट्ठा बना सकते हैं, मक्खन बना सकते हैं और घी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी क्रिया हुई? वियोजन। अच्छा, वियोजन का एक और नाम है, ठीक है, वियोजन को अपघटन भी कहा जाता है। अपघटन, ठीक है, अंग्रेजी में डीकंपोजिशन, ठीक। तो इसको अपघटन का, क्योंकि अपघटन का भी मतलब क्या होता है? टूटना। अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहलाता है। याद हो गया? एग्जाम्पल की बात करें, देखिए, वियोजन अपक्रिया होते हैं वैसे तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? एक होता है उष्मीय वियोजन, एक होता है विद्युत वियोजन, और एक कौन सा होता है? प्रकाशीय यानी प्रकाश वियोजन, ठीक है। तो वियोजन अपक्रिया तीन प्रकार का हो जाएगा। एक उष्मीय वियोजन होगा, एक विद्युत वियोजन होगा और एक, तो सबसे पहले देखते हैं उष्मीय वियोजन, ठीक है। उष्मीय वियोजन क्या होगा? तो यदि वियोजन की अपक्रिया उष्मा के द्वारा हो, यदि वियोजन की अपक्रिया उष्मा के द्वारा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया कहते हैं। भाई, तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। जैसे कोई कांच है तो कांच को तोड़ने के लिए आपको पेशीय ऊर्जा चाहिए, अपने शरीर की ऊर्जा लगाएंगे, ठीक है। तो अगर एक पदार्थ को तोड़कर कई पदार्थ बनाना है तो ऊर्जा देना पड़ेगा, तो वो ऊर्जा हम उष्मा के माध्यम से दे सकते हैं, विद्युत यानी बिजली के माध्यम से दे सकते हैं, और प्रकाश के माध्यम से। तो यदि वियोजन अपक्रिया उष्मा के द्वारा संपन्न हो तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम उष्मीय वियोजन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल एक है, ठीक है, लेड नाइट्रेट का एग्जाम्पल है। अब देखिएगा लेड नाइट्रेट में क्या हो रहा है। अब ये आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है? परख नली है, टेस्ट ट्यूब। इस परख नली में रखा गया है लेड नाइट्रेट। क्या रखा गया है? लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 का टेकन ट्वाइस, ठीक। इसको देख रहे हैं बर्नर की सहायता से। बर्न माने होता है जलाना, बर्नर माने जलाने वाला। तो बर्नर की सहायता से इसको गर्म किया जा रहा है। तो गर्म किया जा रहा है तो क्या निकल रहा है? ये गैस निकल रहा है, ठीक है, आ रहा है इसमें। ये हो गया। अब तापन, तापन का मतलब इसको किया जा रहा है गर्म, और जैसे ही गर्म कर रहे हैं तो बन रहा है लेड ऑक्साइड। क्या बन रहा है? लेड ऑक्साइड मतलब PbO। इसको लिथार्ज भी कहा जाता है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज भी कहा जाता है, ठीक। फिर बन रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बन रहा है? और क्या बन रहा है? ऑक्सीजन। तो याद रख लीजिएगा, यह प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन प्राप्त होता है। बताइए, ये अकेला है कि नहीं है? अब टूट कर कितने लोग बन रहे हैं? 3 लोग। परिभाषा यही ना है कि ऐसी अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बना दे उसे कहते हैं अपघटन या वियोजन अपक्रिया। ये अपक्रिया किसके द्वारा हो रहा है? ये अपक्रिया हो रहा है उष्मा के द्वारा। किसके द्वारा? इसीलिए इसे कहा जाएगा उष्मीय वियोजन। क्या कहा जाएगा? क्या बात सबको समझ में आ गया? एक एग्जांपल हो गया ये उष्मीय अपघटन का। समस्या इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है, एनसीईआरटी का है, महत्वपूर्ण भी है। आइए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल ये है कि हम लोग ले लें फेरस सल्फेट को। किसको ले लें? फेरस सल्फेट का मतलब होता है FeSO4। फेरस सल्फेट यानी FeSO4।
इसको उष्मा, उष्मा माने गर्म किया जाए। तो अगर फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो बनता है फेरिक ऑक्साइड। क्या बनता है? और फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला आप लोग देख रहे हैं, क्या है? Fe2O3। तो फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो बनता है फेरिक ऑक्साइड और SO2। SO2 माने सल्फर डाइऑक्साइड, और SO3, SO3 को बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड इसका नाम। ठीक, तो ये भी अपक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, यदि फेरस सल्फेट को उष्मा दिया जाए तो बनता है फेरिक ऑक्साइड, और बनता है सल्फर डाइऑक्साइड, और बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। कोई समस्या? इस बात को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग देखें थोड़ा सा, अब ये चित्र देख सकते हैं आप। ठीक है, कि यहां भी एक परख नली है। ठीक है, इसको पकड़ा गया है। अब परख नली को हम लोग गर्म कर रहे हैं। अब इस टेस्ट ट्यूब में क्या है? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल हैं। जैसे ही गर्म करते हैं तो यहां से निकल रहा है गैस। इस गैस में आप देखते हैं, गैस को धीमे से अपनी नाक की ओर मोड़ दीजिए। तो जैसे ही नाक की ओर मोड़ेंगे तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है तीक्ष्ण गंध आएगा। कैसा आएगा? तीक्ष्ण गंध। जैसे कभी आग उजलता है, उसमें पॉलिथीन डाल दीजिए तो बड़ा असहनीय गैस निकलता है, वैसा ही तीक्ष्ण गंध निकलेगा। तीक्ष्ण गंध निकलेगा मतलब उसमें सल्फर डाइऑक्साइड है और सल्फर ट्राइऑक्साइड है। ठीक है, ये थोड़े से मतलब जैसे क्या नाम है, प्याज आप लोग काटते हैं तो एक आती है गंध, तीक्ष्ण गंध आती है। अब गैस जो अगर आंखों में जाती है तो आंखों में निकलता है, कुछ इस प्रकार की गैसें हैं। ठीक है, इसीलिए कह रहा है कि गैस को धीमे से अपनी नाक की ओर, धीमे से करा नहीं, एकाएक मोड़ दीजिए ताकि ज्यादातर गैस आपके चला जाए शरीर में। धीरे से मोड़िए ताकि थोड़ा सा आपको अनुभव हो जाए कि हाँ इससे कुछ निकल रहा है। गैस तो दिखाई देगा नहीं, गैस दिखाई देगा नहीं। ठीक है, इसीलिए कह रहा है कि आप सूंघ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिएक्शन याद हो जाएगा। अगर फेरस सल्फेट को उष्मा देंगे, ठीक, तो बनेगा फेरिक ऑक्साइड और सल्फर ट्राई। कोई समस्या? चित्र से भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब बात करें विद्युत अपघटन की। विद्युत का मतलब आप वहां बिजली सप्लाई देंगे। ठीक है, तो यदि अपघटन की अभिक्रिया विद्युत के द्वारा हो, इसे हम विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यदि जो वियोजन वाली अभिक्रिया है उष्मा न दें, क्या दे दें? विद्युत सप्लाई दे दें। विद्युत सप्लाई दे देंगे तो अभिक्रिया फिर से हो जाएगी, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? अच्छा, अपघटन या वियोजन में कोई अंतर? दोनों का अर्थ वही है, अपघटन बोल दें चाहे वियोजन बोल दें, तात्पर्य वही है, अंग्रेजी में डीकंपोजिशन। ठीक है, तो यदि वियोजन की अभिक्रिया विद्युत के द्वारा संपन्न हो तो उसे अपघटन, विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या परिभाषा याद हो जाए? अब रही बात एग्जाम्पल की, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जल का विद्युत अपघटन। किसका? यानी जल को तोड़ा जाए। अपघटन माने तोड़ना। तो अगर पानी को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ठीक है, तो पानी को अगर तोड़ेंगे, देखिए अगर पानी का सूत्र होता है H2O, अगर इसका विद्युत अपघटन किया जाए, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, अगर इसका विद्युत अपघटन किया जाए तो इसका हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग। तो हाइड्रोजन अलग होने का मतलब है H2, ऑक्सीजन अलग होने का मतलब O2। तो इसको संतुलित किया जाए तो बस यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 2 से संतुलित हो गया। बताइए इतना छोटा सा रिएक्शन क्या याद करना आपके लिए टफ कार्य है? बताइए, सबको याद हो जाएगा। तो अगर जल का विद्युत अपघटन किया जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अब ये देखिए चित्र में भी बता रहा है आपको। ठीक है, अब जैसे ये कोई प्लास्टिक का मग हो गया, अगर ये कांच का होता है इसका नाम बीकर होता है। क्या होता है? स्कूल में भी तो सब लोग पानी पीते हैं, टीचर्स, यही तो जग होता है, तो वैसा ही जग है। अब देखिए इसमें 2 तो जो है डाला गया है रॉड। क्या डाला गया है? ये रॉड है ग्रेफाइट का। किसका है? ग्रेफाइट का ये है। ग्रेफाइट माने जो पेंसिल होता है, पेंसिल का जो लिखने वाला नहीं होता है रॉड, वो ग्रेफाइट का ही होता है। या सेल आप देखे होंगे, जो पहले रेडियो में सेल लगता था मोटा वाला,
उसको तोड़ते थे तो एक ब्लैक ब्लैक निकलता था पेन जैसा, वो ग्रेफाइट ही होता है। ठीक है, वो ग्रेफाइट रॉड इधर भी है और इधर भी है, और ये रबड़ डॉट लगा है, मतलब इसको बढ़िया से कस दिया गया है। ठीक, इसमें डाल दिया गया पूरा का पूरा पानी, क्या डाल दिया गया, और ये है बैटरी कितने वोल्ट की, जो आपके घर में बैटरी होती है 12 वोल्ट की होती है, ये 6 वोल्ट की है, तो उसके आधे पावर का, ये 12 वोल्ट का हो गया। अब बैटरी का में दो होते हैं, एक प्लस होता है और एक, तो जिसको प्लस से जोड़ेंगे उसको एनोड कहते हैं। देखिए ये लिखा हुआ कहीं, ये एनोड लिखा है, एनोड एनोड लिखा गया है, मतलब ये वाला सिरा क्या होगा, प्लस। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कैथोड, कैथोड मतलब ये सिरा क्या होगा, माइनस। बैटरी के धन सिरे से जिस ग्रेफाइट रॉड को जोड़ा गया उसे एनोड कहेंगे, और बैटरी के ऋण सिरे से जिसको जोड़ा गया उसे कैथोड कहेंगे। इसमें क्या भर दिया गया, पानी। ये देख रहे हैं जो पूरा ये ब्लू यहाँ तक भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। जैसे ही पानी भर के, ठीक है, पानी भर दिया गया, तो लाई पानी भर दिया गया, और पानी भरने के बाद, ठीक है, इस तरह से 2 इलेक्ट्रोड उसमें डुबा दिया गया, इन दोनों को बैटरी से जोड़ दिया गया। ठीक है, जो एनोड वाला है यहां से क्या निकलता है, यहां से गैस निकलेगा, उस गैस का नाम है ऑक्सीजन। जो माइनस वाला था कैथोड, वहां से कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन, निकलने लगे पानी में। ठीक है, 2 ठो क्या करिएगा, ग्रेफाइट का छड़ डाल दीजिएगा और उनको किसी पावरफुल बैटरी से जोड़ दीजिएगा। जैसे ही जोड़ेंगे तो दोनों जगह से धुआं जैसा कुछ निकलेगा, तो आप सोचेंगे जलने लगा, नहीं, ये जो पानी है, पानी ब्रेकडाउन हो रहा है, पानी जो है अपघटित हो रहा है, अब पानी अपघटित होकर बनाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बात समझ में आया। तो यही क्रिया है कौन सी, विद्युत अपघटन क्रिया। क्या चित्र आपको याद हो जाएगा, चित्र में लिखना क्या है, ठीक है, सर्वप्रथम प्लास्टिक मग में जल भर देते हैं, ठीक है, और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ, ठीक है, ग्रेफाइट के रॉड को जोड़कर उसमें डुबा देते हैं। जो बैटरी के धन सिरे से जुड़ा होगा उसे एनोड कहेंगे, जो बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा होगा उसे कैथोड कहेंगे। जैसे इसको स्विच को ऑन किया जाता है तो एनोड वाले से गैस निकलती है जिसका नाम, कैथोड वाले से नाम निकलती है उसका नाम, इतना लिख के चित्रा दीजिए पर्याप्त। कहीं कहीं प्रश्न आ जाता है कि जल के विद्युत अपघटन क्रिया का वर्णन करिए, चित्र बना के 3-4 लाइन इसके बारे में लिख देंगे पर्याप्त। बताइए समझ में आ गया, ठीक है, तो चित्र आप लोग देख लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा, ठीक है ना। अब विद्युत अपघटन के बाद नंबर आता है प्रकाश अपघटन। कौन सा अपघटन, तो ये प्रकाश अपघटन का मतलब ये होता है कि यदि अपघटन की अभिक्रिया, यदि अपघटन की अभिक्रिया प्रकाश के द्वारा संपन्न हो, यदि अपघटन की अभिक्रिया प्रकाश के द्वारा संपन्न हो, उसे प्रकाश अपघटन प्रक्रिया कहा जाता है। यानी पहले वाले में उष्मा दिया गया था, दूसरे वाले में विद्युत दिया गया था, अब इसमें क्या दिया जाएगा, प्रकाश। इसके एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड ले लिया जाए AgCl, और AgCl को सनलाइट, यानी अगर सूर्य का प्रकाश मिल गया तो इसका सिल्वर जो है अलग हो जाएगा और क्लोरीन जो है अलग हो जाएगा। ठीक, साइड का रहा है इतना हो, तो एक पदार्थ टूट कर 2 पदार्थ बने कि नहीं बने, तो अगर 2 बन गए इसका नाम क्या होगा, अपघटन। बात समझ में। यहां पे क्लोरीन की जगह ब्रोमीन ले सकते हैं, 2AgBr, Br मीन्स ब्रोमीन, ठीक है। और अगर यहां भी सनलाइट दिया जाए यानी सूर्य का प्रकाश, ठीक है, तो बनेगा 2Ag प्लस Br बना सकते हैं, या 2Br भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा। ठीक, ये दोनों जो है केवल कैसे अपघटित होंगे, सूर्य के प्रकाश के द्वारा। अगर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये अपघटित हो जाएंगे, और नहीं पड़ेगा तो, इसीलिए, ठीक है, इन पदार्थों को हम कहाँ रखते हैं, कांच के रंगीन बोतलों में रखा जाता है। क्या रखा जाता है, तो कांच के रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर कांच के रंगीन बोतलों में रखेंगे, ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश रंगीन कांच को पार नहीं कर पाएगा। जैसे एक कांच है सादा प्लेन, एकदम कोई रंग नहीं है, तो कांच के आर पर प्रकाश आ जाता है,
आप गाड़ियों में देखे होंगे कुछ लोग कांच के जो साइड में जो है ब्लैक पॉलिथीन चिपकाते हैं। ब्लैक पॉलिथीन से क्या होता है, प्रकाश कम आता है, आता नहीं आता है, प्रकाश थोड़ा कम आता है। तो इसीलिए जो है, ठीक है, इनको रंगीन बोतलों में रखा जाता है। रंगीन बोतलों में रखने का फायदा यही है कि प्रकाश आ ही नहीं पाएगा, प्रकाश नहीं आएगा तो क्रिया भी नहीं होगा, ये बच जाएंगे। तो इनको जब भी रखा जाएगा कांच में, तो रंगीन कांच में रखा जाता है। और ये सारे केमिकल रंगीन कांच में ही रखे जाते हैं, जितने भी केमिकल हैं रखे जाएंगे कांच में, और जो रंगीन होता है। रंगीन होने का कारण यही है कि प्रकाश ना आ पाए। अब देखिए ये रखा हुआ है सिल्वर क्लोराइड, क्या रखा गया है, ये चाइना डिश। चाइना डिश समझते हैं आप लोग, अरे कटोरा देखे हो चीनी मिट्टी वाला, तो चाइना डिश ही है। एक कटोरा नहीं आता चीनी मिट्टी वाला, जिसका कप प्लेट होता है, वैसा ही बन जाएगा प्याला जैसा, उसी को बोलते हैं चाइना डिश। ठीक है, ये कोई अलग नहीं है। अब सिल्वर क्लोराइड पे क्या पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो ये जो है टूट जाए। तो बात समझ में आया। तो आपके वियोजन अभिक्रिया जो है यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए अब हमें पढ़ना है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा क्रिया, देखिए विस्थापन का मतलब क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन। विस्थापन का मतलब यह है ना कि कोई अधिक क्रियाशील धातु आएगा और उस कम क्रियाशील को वहां से क्या करेगा, हटा देगा। जैसे अगर इसके एग्जांपल की हम बात करें, ठीक है, तो मान लीजिए ए बी कोई तत्व है और इसकी क्रिया कराई गई सी से, ठीक है, तो अगर सी मान लीजिए बी से ज्यादा क्रियाशील है, तो जो सी है बी को क्या करेगा, हटा देगा। तो सी किसके जगह बैठ जाएगा, बी के जगह पे। अब बी कहाँ चला जाएगा, सी की जगह पे, ठीक है, तो बी जो है बदल गया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि बी का पोजीशन जो है ये चेंज नहीं हो गया, और सी किसके जगह पे आ गया, बी की जगह। तो इसे क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या कर दे, विस्थापित कर दे, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें देखिए इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, कि अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाली जाए, तो कॉपर सल्फेट ले लिया जाए CuSO4, इसमें डाल दिया जाए लोहे की कील। आप देख पा रहे हैं ये जो नीले रंग का विलयन है, किसका विलयन है, कॉपर सल्फेट का। किसका है, तो मतलब आपसे कोई पूछे कि कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है, नीला। जो कॉपर सल्फेट है ये नीले रंग का होता है, नीला रंग। समझ में आ गया। आप यहां देख पा रहे हैं कि नीले रंग का ही तो है ये नीला रंग दिख रहा है। तो कॉपर सल्फेट नीले रंग का है, क्या डाला गया इसमें, लोहे की कील। तो जब कॉपर सल्फेट में लोहे की कील डाली जाती है, देखिए ये जो आयरन है कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है, ठीक। आयरन कॉपर से क्या होता है, तो आयरन कॉपर को हटा देगा, तो कॉपर हटा के कॉपर की जगह पे क्या लिख दें, आयरन। तो बन जाएगा FeSO4 हो गया, FeSO4 हो गया। अब कॉपर क्या हो जाएगा अकेले, तो ये हो गया कॉपर, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा फेरस सल्फेट। इसका नाम हो जाएगा फेरस। अब फेरस सल्फेट किस रंग का होता है, हरा। किस रंग का होता है, अब देखिए ये हल्का हल्का हरा है, एकदम हरा नहीं, एकदम हल्का हरा है। बात समझ में। तो जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाली जाती है तो फेरस सल्फेट प्राप्त होता है। बताइए ये कौन सी क्रिया है, इस क्रिया में कौन विस्थापित कर रहा है, लोहा। किसको कर रहा है, कॉपर को। तो कॉपर सल्फेट से क्या बन रहा है, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, और फेरस सल्फेट का, देखिए यही किया गया है।
कि ये नीले रंग का कॉपर सल्फेट का विलयन हो गया। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं कि जो नीले रंग का विलयन है कॉपर सल्फेट का विलयन हो गया। ठीक, इसमें लोहे की कील डाली गई है। तो जैसे ही लोहे की कील डाली गई लगभग 20 से 25 मिनट के बाद अगर निकाला गया तो लोहे की कील इस तरह से हो जाता है। अब पहले लोहे की कील ऐसा था। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में बाहर निकाली गई लोहे की कील यहाँ लिखा भी है। ठीक है, और विलयन का रंग पहले नीला था तो ऐसा हो गया हरा। कोई समस्या? चित्र भी आप समझ सकते हैं। तो ये कौन सी अपक्रिया हुई? ये हुई विस्थापन अपक्रिया। ठीक, इसके आप और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे H2SO4 कोई अम्ल हो गया। कौन हो गया? इसके विलयन में क्या डाल दिए? जिंक। अगर H2SO4 के विलयन में हम लोग डाल दिया जिंक, तो जिंक जो है देखिए हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है। तो जिंक क्या करेगा? हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा ZnSO, हाइड्रोजन क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो ये भी तो एक प्रकार की विस्थापन अपक्रिया हो गई कि नहीं हुई? तो ये भी एक प्रकार की विस्थापन अपक्रिया हो गई। ठीक, अच्छा हम कैसे जानेंगे कि जिंक ज्यादा क्रियाशील है कि कम? तो देखिए इसके लिए बनाया गया है विद्युत रासायनिक श्रेणी। कौन सी? तो जो ऊपर रहेगा वो अधिक क्रियाशील, जो नीचे रहेगा, यानी ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले को। अब इसको किसी ट्रिक बनाया गया। ठीक है, ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक है काशी नाथ का काशीनाथ का माली। तो काशी का के, नाथ से यानी अब फिर सीए, तो सीए को का बोल सकते हैं, सी आर कार, तो सीए का। तो काशीनाथ का माली को क्या कह दिए? एमजी। काशीनाथ का माली आलू, आलू को शॉर्ट में एएल, आलू जरा, जरा को जेडएन, फीके, फीके से एफई। तो काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, तो पकाता से पीबी, पकाता है से हाइड्रोजन, फिर कौन, तो कौन से सीयू, कौन है, तो है से मरकरी, आगे, आगे मीन्स एजी, आओ माने एयू, और लास्ट में पीटी। तो ये एक ट्रिक हो गए। ठीक है, सबसे ऊपर ये, फिर 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 ये, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे। ठीक है, तो जो ऊपर रहेगा वो नीचे वाले को विस्थापित कर सकता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। इस समस्या याद रखिएगा, अधिक क्रियाशील ही कम क्रियाशील को विस्थापित कर पाएगा। अब कौन अधिक क्रियाशील, कौन कम क्रियाशील, आप कैसे समझेंगे? जैसे पोटेशियम सबसे क्रियाशील, सोडियम इन सबसे, कैल्शियम इन सबसे। समझ आ गया? तो यही है विस्थापन अपक्रिया। पेपर में इतना इससे कठिन नहीं आएगा। पेपर में पूछा जाएगा विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, या बहुत करेगा कि लोहे की कील वाला आपसे एग्जाम्पल पूछ लेगा। ठीक, तो ये विस्थापन अपक्रिया हो गया। अब कौन सी क्रिया है? ये विस्थापन अपक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थों के आयनों का विनिमय हो जाता है। आयनों का क्या हो जाता है? विनिमय। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ के आयनों का क्या होता है? विनिमय, यानी इसका आयन वो रख लेगा, उसका आयन ये रख लेगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ के आयनों का विनिमय हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अब विस्थापन का मतलब इसमें दो लोग होंगे, एक दूसरे के जगह क्या करेंगे? बदल लेंगे। वहां केवल अकेला था, यहाँ ऐसे दो लोग होंगे, ये उसके जगह पे जाएगा और वो। इसका बेस्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसका एग्जांपल है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाया जाए। किसको?
इन दोनों को मिलाया जा रहा है। देखिए सोडियम सल्फेट का मतलब क्या होता है, सोडियम सल्फेट का मतलब Na2SO4, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अब बेरियम क्लोराइड का मतलब Ba। अब इसका आयन प्लस है, इसका भी आयन प्लस है, इसका आयन -2, इसका आयन -1, क्लोरीन का -1 होता है। अब क्या होगा, तो ये देखिए ये जो है इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, अब Ba का +2 हो जाएगा, तो ये जो है इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, तो Na का भी एक और Cl का भी एक, तो बनेगा NaCl बन जाएगा। क्या बनेगा, अब ये बच गया Ba और ये हो गया SO, Ba का भी आयन +2, SO4 का -2, हो जाएगा BaSO4, ये बन गया बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो जब सोडियम सल्फेट को और बेरियम क्लोराइड को मिलाएंगे आपस में परखली में, बनता है क्या, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। बना कि नहीं बना, बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड। आप देख रहे हैं कि सोडियम जो है आ गया बेरियम की जगह पे, जो बेरियम है बेरिलियम है तो आ गया सोडियम की जगह पे, द्वितीय स्थापन नहीं हुआ, मतलब दो लोग एक दूसरे के स्थान को क्या किए हैं, इंटरचेंज किए हैं। यानी सोडियम जो है आ गया बेरिलियम की जगह पे, और जो बेरिलियम है किसके जगह पे आ गया, सोडियम के, दो लोग विस्थापित हुए, इसलिए इसका नाम क्या है, विस्थापन। समस्या, उसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। अब थोड़ा पढ़ने में दिमाग लगाना ही पड़ेगा, दिमाग नहीं है तो वही समस्या होगा। चलिए अब ये वही चीज है, सोडियम सल्फेट तो ये Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड तो BaCl2, और ये बन गया BaSO4 + 2 NaCl। एक बात और, अगर विस्थापन प्रक्रिया होती है इसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा, अगर विस्थापन प्रक्रिया होती है उसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। अब ये अवक्षेप क्या होता है, तो अवक्षेप जो होता है अघुलनशील, क्या होता है, अविलेय और अघुलनशील पदार्थ क्या कहा जाता है, अवक्षेप। अवक्षेप का मतलब है, ठीक है, अविलेय और अघुलनशील पदार्थ जो है अवक्षेप कहलाता है। मतलब इस प्रक्रिया में एक पदार्थ ऐसा होगा जो बन तो जाएगा बट वो घुलेगा नहीं। अविलेय मतलब जो है किसी में विलय नहीं होगा और न तो घुलेगा, ठीक है, अवक्षेप उसे ही कहा जाता है। जैसे उसमें कहा Ba2SO4, ये नहीं घुलेगा, नमक तो घुल जाएगा, बट Ba2SO4 जो है बेरियम सल्फेट जो था, ठीक है, वो आपका घुलने वाला नहीं। समझा, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है। अच्छा, द्विविस्थापन अभिक्रिया को एक और नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, उभय अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। कौन सा क्रिया, हाँ, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया को उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। उभय अपघटन इसलिए कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं आयन जो है ट्रांसफर हो जा रहे हैं, ठीक है, तो उभय अपघटन कहने का मतलब यही है, जो Ba है वो आ गया सोडियम के पास, जो सोडियम है भाग गया किसके पास, Ba के स्थान। देखिए यहाँ SO4 के साथ कौन है, सोडियम, और यहाँ SO4 के साथ कौन है, Ba, चेंज हुआ नहीं हुआ। यहाँ क्लोरीन के साथ कौन है, Ba, और यहाँ क्लोरीन के साथ कौन है, सोडियम, चेंज हो जाता है, यही कहने का मतलब। इसीलिए इस क्रिया का नाम क्या है, तो उभय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो इस क्लास को हम इतने भी समाप्त करते हैं। ठीक है, अब अगला जो क्लास होगा, ठीक है, ऑक्सीकरण, अपचयन, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, संक्षारण और विकृत गंधता, ठीक है, ये जो है आपके समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा।